नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट का हिस्ट्री का मोटा बुक आप लोगों को मैं दिखाया हूं। तो देखिए दोस्तों, इसकी सीरीज चल रही है और यह 6वीं सीरीज है दोस्तों, 6वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और यह 6वां भाग है और आज हम लोग सैंधव सभ्यता देखेंगे। सैंधव सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न है वह हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दें कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ इतिहास के हैं। तो जिनको भी यह रामबाण पीडीएफ चाहिए वह लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करने का, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रामबाण पीडीएफ है, टीजीटी पीजीटी और नेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ है। तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई पेमेंट कटेगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होगी तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, चाहे आप डाउनलोड करिए चाहे हमारे पास अगर असुविधा होगी तो आइएगा, तभी चार्जेबल ही है। और एक बात और बता दूं कि हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा ज़बरदस्त हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए। पूरा का पूरा इतिहास का मैं हैंड रिटेन नोट्स आपको दूंगा। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। आइए सीधे शुरू करते हैं। 6वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सैंधव सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु थी? तो सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो वह धातु थी तांबा, जिसे सबसे पहले प्रयोग किया गया। और यह आप लोग जानते हैं कि यह यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देखिएगा। भारत में धातु के प्रयोग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तदुपरांत प्राक सैंधव संस्कृतियों में तांबे व कांसे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन धातुओं विशेष रूप से तांबे और कांसे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग सबसे पहले सैंधव संस्कृति के लोगों ने किया था। अतः स्पष्ट है कि भारत में प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु जो थी वह तांबा थी। प्रश्न 2 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है, मतलब अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता का जो भी है लेख अभी तक पढ़ा नहीं गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लेख पढ़ा नहीं गया है, यह आप लोग को बताना है। तो देखिए, इसमें उपयुक्त में से 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए विकल्प डी जो है वो आपका सही है। तीनों कारण सही हैं। यह टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न आया था। इसका व्याख्या देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्राक्षरों वाली है, जो कि यहाँ से प्राप्त मोहरों, मृदभांडों, ताम्र पट्टिकाओं पर मिलती है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक न हो पाने के कारणों में उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध न होना है, अभिलेखों का छोटा होना है, किसी भी द्विभाषिक लेख का न मिलना शामिल है। प्रश्न 3 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में दक्षिण प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में दक्षिण प्रस्तर का उपयोग कच्ची ईंटों के रूप में किया गया है, कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? तो धौलावीरा में यह कार्य हुआ है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। धौलावीरा में चिनाई के कार्य में जो दक्षिण प्रस्तर होते थे, मतलब दक्षिण का मतलब एक ऐसा पत्थर जिसको गढ़ा गया हो, एक ऐसा पत्थर जिसको गढ़ा गया हो, डिजाइन बनाई गई हो, उसकी चिनाई की गई हो। तो ऐसे प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। वो कहाँ किया जाता था? धौलावीरा में। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है। इस स्थल की खोज 1967-68 में जगपत जोशी ने किया था। धौलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में दक्षिण प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा से अनेक जलाशयों से और त्रिस्तरीय नगर योजना के प्रमाण भी मिले हैं। जलाशय के प्रमाण मिले हैं, त्रिस्तरीय नगर योजना के भी प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा का जल प्रबंधन अद्वितीय था। प्रश्न 4 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं है? ढेकली की, कुआं की, नहर की या कुएं पर पुल्ली की? तो देखिए, ढेकली की जानकारी तो है, नहर की भी जानकारी है। नहर की थोड़ी बहुत साक्ष्य मिलते हैं और वह मिलते हैं अफगानिस्तान के सुरतगई से, जो एक हड़प्पा कालीन नगर था। कुआं का भी साक्ष्य मिले हैं। कुएं पर पुल्ली का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। कुएं पर मतलब कुएं पर किसी प्रकार का पुल नहीं था, मतलब ढका नहीं गया था कुएं को, ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। यह केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। इसकी उर्वरता का प्रमुख कारण सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ था। यह बाढ़
मिट्टी बहाकर लाती थी जो भूमि को उर्वर बनाती थी। कृषि उपकरण प्रस्तर एवं कांसे के बने होते थे। जो भी कृषि के उपकरण होते थे वह पत्थर या कांसे के बने होते थे, जैसे हल, कुदाल आदि। मोहनजोदड़ो बनमाली से मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप भी मिला है। मतलब मोहनजोदड़ो से एक ऐसा खिलौना मिला है जो हल की आकृति का है और वह मिट्टी का है। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से नहरों से सिंचाई के प्रमाण नहीं मिले हैं, केवल अफगानिस्तान के सुरतगई से मिले हैं। ध्यान रखिएगा। कृषि कार्य के लिए नदियों के जल, वर्षा के जल, कुओं का उपयोग होता था। जैसे धौलावीरा से शैलकुंड, जलकुंड का मिलना एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाता है। कुएं पर पुल्ली का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित किन हड़प्पाई स्थलों से अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है? तो अग्नि वेदिका मतलब अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है लोथल से और कालीबंगा से। लोथल से और कालीबंगा से। तो यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न विवादित है। यहाँ पर लोथल और कालीबंगा है, तो यहाँ पर केवल सी रहना चाहिए। लोथल तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर इस हिसाब से सिर्फ सी होना चाहिए। तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यह प्रश्न विवादित है। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिका के प्रमाण राजस्थान, गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं, जबकि सिंध, बलूचिस्तान के किसी भी स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो राजस्थान के कालीबंगा से और गुजरात के लोथल से मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश ब्राड प्रणाली, घोड़िया छत या वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया मेहराब। तो इसी की जानकारी नहीं थी, वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए मेहराब की जानकारी ही नहीं थी, बाकी सब सही है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। देखिए, पहली नगरीय क्रांति किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को। दूसरी नगरीय क्रांति किसे कहते हैं? महाजनपद काल को। तीसरी नगरीय क्रांति जो कहते हैं वह सल्तनत काल को कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। हड़प्पा सभ्यता नगरीय क्रांति कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति। इस सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ऐसे समकोण पर काटते थे, और सीधी रेखाओं की पद्धति होती थी। जाल पद्धति भी कहा जाता था। यहाँ के नगर 2 भागों में विभक्त थे। पश्चिमी टीला जो दुर्ग कहलाता था, और पूर्वी टीला जो था आवास क्षेत्र या निचला नगर भी कहे जाते थे। दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। आवासीय भवन पक्की ईंटों के बने होते थे। मकान 2 मंजिला भी होता था। खिड़कियाँ गलियों की ओर खुलती थी। खिड़कियाँ जो होती थी मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, गलियों की ओर खुलती थी। ध्यान रखिएगा। दीवारें इंग्लिश ब्राड प्रणाली से बनाई जाती थी। छतों का स्वरूप घोड़िया प्रकार का होता था, जबकि मेहराब का साक्ष्य नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता का पुरा स्थल कहां से मिला है ये बताना है। बलूचिस्तान से मिला है। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र मिला है, और क्या बोलते हैं, निम्न हिमालयी क्षेत्र से भी मिला है, लेकिन उत्तरी महाराष्ट्र से सिंधु सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का पुरा स्थल महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त हुए हैं। देखिए, महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त हुआ सिंधु सभ्यता का कोई भी स्थल। उत्तरी महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पर उत्तरी महाराष्ट्र दिया, तो उत्तरी महाराष्ट्र ही होना चाहिए यहाँ पर। वैसे तो महाराष्ट्र से दायमाबाद से जरूर प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का पुरा स्थल उत्तरी महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र का दायमाबाद उत्तरी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत दोनों में देशों में है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब में सिंधु पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। यहीं भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तरी प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में भी इस सभ्यता के 2 पुरास्थल सोतगई और मुंडी गाक भी हैं, जहाँ से सोतगई से आपके नहर के साक्ष्य मिले हैं। आपको पता है यह 2 स्थल जो हैं यह अफगानिस्तान में पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थीं। मोहनजोदड़ो में जो सड़कें होती थी वह आपकी 6 मीटर की होती थी और 10 मीटर की होती थी। किले की जो सड़क होती थी, किले के अंदर की जो सड़क होती थी वह 6 मीटर की होती थी, जब किले के बाहर की जो सड़कें होती थी वह 10 मीटर की होती थी। तो 6 व 10 होती थी, ध्यान रखिएगा। चौड़ाई, केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई जो होती थी 13.5 फीट से 33 फीट तक थी। मोहनजोदड़ो के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 व 10 मीटर होती थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? कुल मिलाकर मेसोपोटामिया में पहले सुमेरियन भाषा थी, लेकिन सुमेरियन भाषा के बाद कौन सी भाषा आई प्रतिस्थापित की? तो वो है अक्काडियन भाषा। अक्काडियन भाषा केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
देखिए, दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित एवं खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। 2000 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज स्थापित कर लिया, तब इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। इस प्रदेश का प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकड़ी भाषी लोग यहाँ आ गए, तो अकड़ी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया और अकड़ी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत हुआ है? तो मेसोपोटामिया की साहित्य में मेलुहा शब्द कहा गया है, और यह जो शब्द कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कहा गया है। एनवीएस पीजीटी परीक्षा यह प्रश्न पूछा गया है। मेलुहा का मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता को, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच। यह इलाका जो है दजला और फरात, दजला मतलब होता है टिग्रिस और फरात मतलब होता है यूफ्रेटिस नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सैंधो प्रदेश से किया गया है। प्रश्न 11 देखिएगा, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? तो मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? तो उरूक काल को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है। मतलब मेसोपोटामिया का जो इतिहास है उसमें उरूक काल जो है, मतलब उरूक एक ऐसा समय है, उरूक काल, उस युग के दौरान प्राथमिक राज्य का गठन हुआ था मेसोपोटामिया में। तो विकल्प डी जो है सही है, उरूक काल। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, मेसोपोटामिया के इतिहास में उरूक काल को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है। इस काल में चित्रमय स्क्रिप्ट के साथ लेखन और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का प्रलेखित रिकॉर्ड का वर्णन किया गया है। प्रश्न 12 देखिएगा, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है हड़प्पा लिपि के बारे में? यह कह रहा है, तो देखिए, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, कुछ ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो हड़प्पा की जो लिपि थी वह बाईं से दाईं और दाईं से बाईं दोनों ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि शब्दाक्षरित थी, अर्थात प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता था। यह भी सही है। यह सामान्य रूप से दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए, हड़प्पा की जो लिपि थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन कुछ एक आध जगह ऐसा भी मिला है कि बाईं से दाईं ओर भी लिखी जाती थी। तो कुल मिलाकर 1 ABC तीनों सही है। लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेतक हैं, यही आपका सही नहीं है, विकल्प डी। यह एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा लिपि के ज़्यादातर साक्ष्य चित्रात्मक लिपि के हैं, कुछ साक्ष्य भाव चित्रात्मक लिपि के भी हैं। प्रसिद्ध विद्वान SR राव ने अक्षर चिन्हों की संख्या 22 मानी है। इसके अनुसार हड़प्पा लिपि में मूल रूप से 52 चिन्ह थे। ज़्यादातर लिपि बाएं से दाएं लिखे गए हैं, हालांकि कुछ साक्ष्य दाएं से बाएं भी लिखे गए हैं। लिपि का प्रचलित चिन्ह अंग्रेजी के यू आकार का, मतलब हड़प्पा काल में जितने भी चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चित्राक्षर हैं वह यू आकार के हैं, और सबसे ज़्यादा जो चिन्ह मिले हैं किस जानवर के, वह है मछली के। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो हरियाणा में कौन सा स्थित नहीं है? रोपण स्थित है, बनवाली भी स्थित है, राखीगढ़ी भी है। देखिए, नहीं, बनवाली है हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में स्थित है, मीताथल भी हरियाणा में स्थित है, लेकिन रोपड़ जो है ये आपका पंजाब में है, तो रोपड़ स्थित नहीं है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही होगा। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए, राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल और रिसवल, राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल और रिसवल आदि हरियाणा में स्थित प्रमुख हड़प्पन स्थल हैं, जबकि रोपड़, संघोल पंजाब में स्थित हड़प्पन स्थल हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देख लीजिए, तो पूर्वी सीरिया का भाग, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का पूर्वी सीरिया, देखिए पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच बचा प्राचीन शहर है जो सिंधु सभ्यता के समकालीन है। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकृति की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। विकल्प बी जो है वो आपका सही है।
सिंधु घाटी सभ्यता शहरी प्रकृति की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता से हुआ है। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी ने हड़प्पन की खुदाई करवाई थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगरों में से एक थे, जो अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जिनको भी चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का। अगर आपको सुविधा होगी तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात और बता दूं, हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटन नोट तैयार है। पूरा का पूरा जबरदस्त हैंड रिटन नोट, कुल मिलाकर 7 हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा, जो जबरदस्त होगा। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइएगा, सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। बहुत ही मोटी बुक है घटना चक्र टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट की। जो भी सन 2000 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट में जितने भी प्रश्न हैं सबका सारगर्भित व्याख्या के साथ उत्तर दिया गया है। मोटी बुक है लेकिन मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र की बुक की सीरीज चल रही है और यह आपकी 7वीं सीरीज है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप लोग फॉलो करते रहिएगा। तो आज यह 7वीं सीरीज है दोस्तों। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री नेट के लिए 7वीं सीरीज है और शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार हो गया है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन है जो रामबाण पीडीएफ है हिस्ट्री के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री हो या फिर नेट की हिस्ट्री हो। बहुत ही रामबाण पीडीएफ है दोस्तों, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है डाउनलोड करने में तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है, तो आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपका कुछ पेमेंट काटेगा और पेमेंट काटने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर असुविधा हुई तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात और बता दूं कि अगर आपको किसी प्रकार का हैंड रिटन नोट चाहिए हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। पूरा का पूरा मटेरियल चार्जेबल है, पूरा का पूरा मटेरियल बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। 7वीं सीरीज है। देखिए प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह यूपीजीआईसी में प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड नाम के 2 अंग्रेज विद्वान थे, जिन्होंने यह माना कि हड़प्पा संस्कृति का पतन इसलिए हुआ क्योंकि आर्यों का आक्रमण हुआ। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिमर व्हीलर ने किया था। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट जैसे अन्य विद्वानों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इसके अनुसार पुरातत्वविद संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूट लिया गया है। ऋग्वेद में एक जगह पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, पुरंदर या हरियूपिया। इससे भी इस सिद्धांत को बल मिलता है। पुरंदर का मतलब क्या होता है? दुर्ग को नष्ट करने वाला, किलों को नष्ट करने वाला। प्रश्न 17 देखिएगा। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें प्राप्त हुई हैं और ये किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो यह प्राप्त हुई हैं बसाड़। बसाड़ जो है वह वैशाली का एक जगह है, बसाड़। तो यह यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया यह भी प्रश्न है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें बसाड़ से उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। इतिहास लेखन में मुहरों को भी महत्वपूर्ण उपयोगिता रही है। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए मानव के अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो लिखा है, लेकिन देखिए सही अर्थ देखा जाए तो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोहनजोदड़ो लिखा गया है, तो शायद मोहनजोदड़ो से भी मिला होगा। देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। तो मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की सजीव पशु मूर्तियों में से भैंसा और गैंडा की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जो कांस्य की हैं। कांस्य की भैंसा की मूर्ति और गैंडा की मूर्ति दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से कलश सावधान भी मिले हैं। इसमें पशुओं, मछलियों, चिड़ियों की कुछ हड्डियाँ, आभूषण, राख, कोयला और मृदभांड के टुकड़े आदि भी प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से 42 मानव कंकाल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यह चीज़ सब मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। प्रश्न 19 देखिएगा। निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती का प्राचीन प्रमाण
कहाँ मिला है? तो चावल की खेती का प्राचीन प्रमाण जो मिला है लोथल से मिला है और रंगपुर से मिला है। और यह दोनों स्थल जो हैं ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए नहीं, लोथल है, लोथल है। तो दे लोथल से भी मिला है और रंगपुर से मिला है। और तो देखिए लोथल से भी मिला है, रंगपुर से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जीआईसी में 2018 में प्रश्न पूछा गया था ये। तो देखिए कालीबंगा और लोथल निम्न हड़प्पाई स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास एवं सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य एवं कलश सौधानों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो यह सब सारी चीज़ें मिली हुई हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, निम्न पुरा स्थलों के दुर्ग में 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वह कालीबंगा से मिला हुआ है और लोथल से मिला हुआ है। तो कालीबंगा और लोथल से दोनों जगह अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ सप्त अग्निकुंड बोला जा रहा है, मतलब 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं वह कालीबंगा से मिले हैं। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और आप लोग प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लीजिएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए फॉलो करिए। और बेहतरीन जो भी बुक है उस बुक का मैं पूरा फुल सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, तो इसे परीक्षा होने तक फॉलो करिए। और टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए, हिस्ट्री के लिए ज़बरदस्त तरीके का यह बुक है, पूरा फुल सोल्यूशन दिया जा रहा है इसका। देखिए कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। इसके पश्चिमी दिशा में दुर्ग एवं पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित है। कालीबंगा में एक एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिलती हैं तथा निचली बस्ती के अनेक घरों में भी अग्निवेदियाँ हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं और लोथल से भी अग्निकुंड मिले हैं, लेकिन कालीबंगा में 7 अग्निकुंड मिला हुआ है। और 1951 में इसकी खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिए कालीबंगा से क्या मिला हुआ है। तो काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। काली चूड़ियाँ, देख कालीबंगा का मतलब ही काली चूड़ियाँ होती हैं, तो काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है, जैसे ऐसी ईंटें मिले हैं जिस पर अलंकरण है, मतलब बहुत डिजाइनिंग है। और जूते हुए खेत के साथ मिले हैं, हवन कुंडों के साथ मिले हैं। मिट्टी से बनी मुहरें भी प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। इसके अलावा कांसा का बैल भी कालीबंगा से मिला हुआ है। 2 तरह की फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला हुआ है। इसके अलावा लिंग पूजा के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कालीबंगा से मिली हुई हैं। प्रश्न 21 देखिएगा, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप की आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो वह है कालीबंगा। यह देखिए एनबीएस पीजीटी परीक्षा 13 जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा भूकंप के आरंभिक साक्ष्य दर्शाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस नगर की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। एक और नाम आता है ब्रजवासी लाल। तो अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल दोनों ने इसकी खोज की थी कालीबंगा की, ध्यान में रखिएगा आप लोग। यह प्राचीन सरस्वती एवं त्रिसदती नदी के बीच स्थित है। और कालीबंगा से प्राक सैंधव सभ्यता के भी साक्ष्य मिलते हैं। प्राक सैंधव सभ्यता मतलब सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता, यह मतलब सैंधव सभ्यता की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी उसे प्राक सैंधव सभ्यता यहाँ पर कहा गया है। तो उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसमें जुते हुए खेत के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अन्य साक्ष्यों में अग्निकुंड तथा वेदिकाएँ तथा बच्चे के छिद्रयुक्त खोपड़ी, मतलब यहाँ पर कालीबंगा में बच्चे के छिद्रित खोपड़ी मिली है, मतलब एक ऐसी खोपड़ी मिली है जो बच्चे की है और उसकी उस खोपड़ी में छिद्र है। मतलब इससे यह अनुमान लगाया गया कि उस समय शल्य चिकित्सा होती थी, इससे यह अनुमान भी लगाया गया। अलंकृत ईंट आदि भी मिले हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह मिले हैं अग्नि पूजा मतलब अग्निकुंड के साथ कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से, जानते ही हैं। तो लोथल एवं कालीबंगा से पुरास्थलों से अग्निकुंड एवं यज्ञ विधियों के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 23 देखिएगा, हड़प्पन स्तर में पक्की मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है? पक्की मिट्टी का पैमाना, देखिए हाथी दांत का जो पैमाना मिला है वह लोथल से मिला है, लेकिन पक्की मिट्टी का पैमाना पूछ रहा है। तो देखिए पक्की मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है? तो यह मिला है सुरकोटदा से। सुरकोटदा से पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है। जबकि हाथी दांत का अगर पैमाना पूछा जाए तो हाथी दांत का पैमाना जो मिला है वह लोथल से मिला है। तो सुरकोटदा से क्या मिला है? पक्की ईंट का पैमाना, पक्की मिट्टी का पैमाना। देखिए सुरकोटदा से क्या मिला है? पक्की मिट्टी का पैमाना जो मिला है वह सुरकोटदा से मिला है। विकल्प बी जो है सही है। डीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कालीबंगा में इंजीनियरिंग व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। इंजीनियरिंग व्यवसाय से, देखिए मैं सुरकोटदा नहीं है, कालीबंगा है, सॉरी विकल्प बी है ना, कालीबंगा है। तो यह आप जानना आपसे सही कर लीजिए।
कालीबंगा से पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है। कालीबंगा से पक्की मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा में इंजीनियरिंग व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। इंजीनियरिंग व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं कालीबंगा में पाई गई हैं। इनमें प्रमुख है कच्ची टेराकोटा लैप पैमाना एवं रेत घड़ी। तो कच्ची टेराकोटा लैप पैमाना एवं रेत घड़ी, ये दोनों जो चीज़ें पाई गई हैं ये आपकी कालीबंगा में पाई गई हैं। कच्ची टेराकोटा लैप पैमाना एवं रेत घड़ी, मतलब एक ऐसी घड़ी जो रेत की बनी हुई है, यह आपकी मिली है कालीबंगा से। प्रश्न 24 देखिएगा, रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो मैं बताया आपको लोथल से मिला है। पैमाना का तात्पर्य आप यही जानिए, जैसे हमारे लीटर होता है जिसे क्या बोलते हैं, दूध या पानी या मिट्टी का तेल आदि नापते हैं, तो इसे पैमाना कहते हैं। मतलब पैमाना एक ऐसा जगह, एक ऐसा सामान, एक ऐसी वस्तु जिससे किसी चीज़ की माप ली जाती है, तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे इंच पटरी होता है वो भी पैमाना है, तो यह होता है। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे। भोगवा किसकी सहायक नदी है? साबरमती नदी की। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं? मजदूरों के मकानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। श्रमिक आवास आदि मिला है हड़प्पा से। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, हड़प्पा के अवशेषों में क्या मिला है? हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग मिला है, रक्षा प्राचीर आदि मिले हैं, निवास गृह मिले हैं, चबूतरे और अन्नागार महत्वपूर्ण हैं। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग के उत्तर में 6 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष मिले हैं। इसकी 2 भिन्न पंक्तियां भी हैं। उत्तरी पंक्ति में 7 और दक्षिणी पंक्ति में 8 गृहों के अवशेष मिले हैं। तो यह सब चीज़ें मिली हैं हड़प्पा में। प्रश्न 26 देखिएगा, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? नाली के निर्माण में लकड़ी, मतलब ऐसी नाली जो लकड़ी की बनी हुई है, कहाँ से मिला है? यह मिला है कालीबंगा से। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही मिलता है। कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, जुते हुए खेत, मिट्टी की खिलौना गाड़ी आदि सब कालीबंगा से मिली हुई हैं। देखिए दोस्तों, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है। भारतीय इतिहास का है, उसमें विश्व इतिहास भी समाहित है। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और नेट के लिए बहुत ही रामबाण पीडीएफ है दोस्तों। और हिस्ट्री का पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है। आपका कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर असुविधा हुई तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। प्रश्न 27 देखिएगा, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो एक मुद्रा है, एक ऐसी मुद्रा है जिस पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से यह मुद्रा प्राप्त हुई है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ? मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से मिला है? तो मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से मिला है? राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी है। यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से मिला है? यह आपका राखीगढ़ी से मिला है। तो यूपी जीआईसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से मिला है? वह राखीगढ़ी से मिला है। राखीगढ़ी नामक पूरा स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह हड़प्पन सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। प्रश्न 29 देखिएगा, समाधि एच का संबंध हड़प्पन संस्कृति के किस स्थल से है? समाधि एच का संबंध हड़प्पन संस्कृति के किस स्थल से है? तो यह है हड़प्पा से। देखिए R37 एक प्रकार का कब्रिस्तान है, यह हड़प्पा में है। और एक और कब्रिस्तान है जो है एच, कब्रिस्तान एच भी बोल सकते हैं या समाधि एच भी बोल सकते हैं। तो यह समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो यह है हड़प्पा से। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। 1934 के उत्खनन कार्य के दौरान एक अन्य समाधि भी मिली जिसे समाधि एच नाम दिया गया। तो R37 और समाधि एच जो मिली है 1934 में मिली है।
देखिए एक बहुत बात बता दूं कि वहाँ पर हड़प्पा में शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। वहाँ शवों को दफनाए जाने की परंपरा थी हड़प्पा में, जो कि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की परंपरा थी। और कालीबंगा एक ऐसा जगह था जहाँ पर शवों को दफनाने की भी और जलाने की दोनों परंपराएं थीं। प्रश्न 30 देखिएगा, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? तो वह था मोहनजोदड़ो। फिर क्या था? हड़प्पा था। फिर आपका राखीगढ़ी, फिर आपका धौलाकुरा। तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो आवासीय क्षेत्र में कौन सा आरोहण क्रम से है? देखिए सबसे बड़ा क्या था? मोहनजोदड़ो था। फिर मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा आएगा, फिर हड़प्पा के बाद राखीगढ़ी, फिर उसके बाद धौलावीरा। यहाँ पर क्रम उल्टा सीधा है, तो इस पर आप लोग गौर मत करिए। अब यह ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूपीजीआरसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे बड़ा जो क्रम है आप यही मैं बता दूँ, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक बस याद कर लीजिएगा। महाराधा म से मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा, रा से राखीगढ़ी और ध से धौलावीरा। इस तरह के क्रम हैं दोस्तों। तो हड़प्पा सबसे पहले 1921 में खोजा गया था। इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, राखलदास बनर्जी थे। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यह कह रहा है कि कौन सा स्थल पहले खोजा गया, मतलब खोजने का क्रम था, न क्या उसके विस्तार का क्रम। तो विस्तार का क्रम ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। लेकिन यहाँ पर आरोहण क्रम पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन खोजा गया। सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा 1921 में, मोहनजोदड़ो खोजा गया था 1922 में, और धौलावीरा जो खोजा गया था 1967 में खोजा गया था। इस तरह से क्रम सही है, विकल्प जो है सही है। हड़प्पा सबसे पहले 1921 में खोजा गया था, उसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, राखलदास बनर्जी ने खोजा था, और भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी थे राखलदास बनर्जी। धौलावीरा जो है 1967 में खोजा गया था, और जगपत जोशी ने इसे खोजा था। यही क्षेत्रफल के आधार पर इसका अवरोही क्रम क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, जो हमने बताया वही है। बीच में राखीगढ़ी भी आ जाएगा, राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और रामबाण पीडीएफ 5599 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और आप लोग इसके पहले का वीडियो जरूर फॉलो करिएगा। जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट के लिए हिस्ट्री की बुक है, और इस बुक का मैं पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन दे रहा हूं दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह पुस्तक कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी और नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो यह पुस्तक, यह वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के, जो टीजीटी पीजीटी नेट के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वह रामबाण पीडीएफ है दोस्तों, रामबाण पीडीएफ है। वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है, डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपका कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट कटने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है, डाउनलोड करने में असुविधा होती है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। पूरा का पूरा 7 हैंड रिटेन नोट्स के पीडीएफ हैं, ज़बरदस्त पीडीएफ है। रामबाण पीडीएफ है, 7 हैंड रिटेन नोट्स के पीडीएफ हैं, लेकिन वह चार्जेबल हैं। आप जिनको भी आवश्यकता होगी वह आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है एच गेल्डर्न का। एच गेल्डर्न ने यह बातें कही थी। जीआईसी में यह प्रश्न आया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, इसका व्याख्या देखिएगा। एच गेल्डर्न के अनुसार ताम्र निधियां आर्यों का कर्तृत्व है। भारतीय समाज में आर्यों द्वारा किए गए कार्यों या परंपरा का आज भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी क्रम में आर्यों ने जिन वस्तुओं का प्रयोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए किया था, वह आज भी समाज में उस परंपरा को देखा जा सकता है। आर्यों द्वारा अध्यात्म की व्यवस्था आज पूर्णतः प्रचलित है। देखिए दोस्तों, यह 8वां भाग है, 8वां भाग है, ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? तो मध्य नगर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से मध्य नगर का प्रमाण मिला है। जीआईसी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2009 में।
हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा पुरास्थल के मध्य एक छोटे नगर का प्रमाण मिला है। यहाँ एक दुर्ग मिला है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक पुरास्थल है। देखिए यहाँ पर मध्य नगर भी मिला है, जैसे उच्च नगर निचला नगर, वैसे मध्य नगर का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। प्रश्न 33 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। डील वाला बैल क्या था? तो डील वाला बैल एक पवित्र पशु था। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। शैनदेव धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। शैनदेव सभ्यता के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मुहरों, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर डील वाला बैल मतलब कुबड़ वाला बैल अंकित है। इसी आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए यह एक पवित्र पशु है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, ध्यान में रखिएगा। मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में होती रही होगी, और सती का प्रतीक के रूप में पशुओं की पूजा होती थी, मार्शल ने कहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो में एक ताबीज मिला हुआ है जिस पर एक नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अर्नेस्ट मैके के अनुसार चबूतरों पर नाग को दूध पिलाया जाता रहा होगा। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ शंका व्यक्त की है कि चबूतरे पर नाग को दूध पिलाया जाता रहा होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं। प्रश्न 34 देखिएगा, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी सदियों तक जीवित रही? तो यह कितनी सदियों तक जीवित रही? यह 7 सदी तक जीवित रही। 1750 से 2350 मान सकते हैं। हालांकि इसका उत्तर अलग अलग है। सही उत्तर देखा जाए तो पाँच ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 दिया हुआ है। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृतियों को आमतौर पर प्रारंभिक 3300 से 2600 ईसा पूर्व विकसित 2600 से 1900 ईसा पूर्व और परवर्ती काल में 1900 से 1700 ईसा पूर्व के काल में विभाजित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 7 सदियों तक जीवित रही। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, जो कि सत्य नहीं है। प्रश्न 35 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था। तो यह किया गया था आलमगीरपुर, जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में। विकल्प ए, जगदत्त शर्मा ने किया था। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में जगदत्त शर्मा ने किया है। प्रश्न 36 देखिएगा, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? लोथल जो आपका गुजरात में है, आलमगीरपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ जो है पंजाब में है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश में है? तो आलमगीरपुर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 37 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बाढ़ किस संख्या के अनुपात में थे? तो यह 16 के अनुपात में थे बाढ़। यह भी पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। सिंधु संस्कृति के बाटों की सबसे प्रमुख विशेषता घनाकार और तौल अनुपात 2, 4, 8, 16, 32, 64, 320 आदि था। तौल की इकाई जो थी वह 16 के अनुपात में थी। प्रश्न 38 देखिएगा, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ प्राप्त हुआ है? तो देखिए, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप जो प्राप्त हुआ है बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर देखते हैं। तो यह बनावली से प्राप्त हुआ है, विकल्प ए जो है वो सही है। अब मोहनजोदड़ो में तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो मोहनजोदड़ो और बनावली, बस यह 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा प्रश्न आता है तो केवल एक ही विकल्प में रहेगा, चाहे बनावली रहे चाहे मोहनजोदड़ो रहे। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। देखिए, हल का साक्ष्य नहीं मिला है, हल का एक खिलौना मिला है जो पक्की मिट्टी का है। हल का साक्ष्य इसलिए नहीं मिला है क्योंकि जो हल होते थे लकड़ी के होते थे, और समय काल के बहुत ज़्यादा बीत जाने के बाद वह लकड़ी के हल नष्ट भी हो गए, सड़ गए। कालीबंगा एक प्राक सैंधव स्तर से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवीनतम अनुसंधानों में राखीगढ़ी को विशालतम हड़प्पाकालीन माना जाता है। देखिए, सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल जो है वह है राखीगढ़ी। अगर नवीनतम अनुसंधान देखते हैं, नए अनुसंधान के तहत राखीगढ़ी विशालतम हड़प्पाकालीन स्थल है। धान की भूसी का साक्ष्य जो है रंगपुर से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिला में है। प्रश्न 40 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, हड़प्पा से क्या मिला है? शवधान मिला है। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? जूता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक नर्तकी की आकृति मिली हुई है, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। तो इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं।
इस तरह से यही चीज़ लिखा हुआ है, इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 41 देखिएगा, यहाँ से भी आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए, हड़प्पा से क्या मिला है? कर्मचारियों का निवास स्थल। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, मतलब बंदरगाह मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? जूता हुआ खेत मिला है। और मोहजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। यही प्रश्न आपका फिर से दोहरा दिया है। प्रश्न 42 देखिएगा, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा पशु मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो पशुपति मुद्रा पर क्या अंकित है? गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ। विकल्प बी जो है वो सही है। पशुपति की मुद्रा पर गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ अंकित है। गैंडा और भैंसा जो है वह पशुपति की बाईं तरफ, और हाथी और बाघ जो है वह दाईं तरफ अंकित है। और नीचे जो है हिरन है। तो विकल्प बी जो है सही है। मोहनजोदड़ो से पुरातत्वविद मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठाया गया है, और एक योगी को बैठाया गया है, पद्मासन मुद्रा में बैठाया गया है। और यह आप लोग देख सकते हैं, इनके दाहिनी ओर एक हाथी और बाघ है, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, और चौकी के नीचे की तरफ 2 हिरन खड़े हैं। तो इस तरह से इसे मार्शल ने शिव का आद्य रूप माना है, मतलब शिव का आरंभिक रूप मार्शल ने माना है। प्रश्न 43 देखिएगा, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है? तो हड़प्पा की मोहर में बैल का जिक्र है, गज का, हाथी का जिक्र है, ब्याग का भी जिक्र है, गाय का जिक्र नहीं है। तो विकल्प डी जो है वो सही है। देखिए दोस्तों, आप लोग वन लाइनर PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का। बहुत ही बढ़िया PDF है भारतीय इतिहास के लिए। सिंधु सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है घग्गर नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है घग्गर। विकल्प सी जो है वह सही है। सर्वाधिक पूरा स्थल जो है वह घग्गर नदी के तट पर है। सर्वाधिक पूरा स्थल वो पूछ रहा है, उस तरह से घग्गर नदी के तट पर है। जितने भी पुरा स्थल हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पुरा स्थल खोजा गया है वो घग्गर नदी के तट पर खोजा गया है। तो विकल्प सी जो है वापस सही है। PGT परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1400 पुरा स्थलों का पता चल चुका है, जिसमें से 40 बस्तियाँ ही सिंधु और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियाँ, मतलब 80% बस्तियाँ जो हैं सिंधु और गंगा के मैदान में पाई गई हैं, जहाँ कभी घग्गर और हकरा नदी बहती थी। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती और उसकी सहायक नदी क्षेत्र थे। प्रश्न 45 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी किनारे है? मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी किनारे है। विकल्प डी जो है वो सही है। PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। मांडा जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में जगपत जोशी ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से भी प्राचीन प्राक हड़प्पा और हड़प्पा के बाद के काल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र TGT PGT हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिएगा। और भारतीय इतिहास का हैंड रिटेन नोट्स जिनको भी चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और एक बात बता दूँ, भारतीय इतिहास का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा, 7 PDF मिलेंगे। तो जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। और अगर आप 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण PDF चाहते हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, PCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र TGT PGT नेट के लिए हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, और यह 9वीं सीरीज है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र TGT PGT नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण PDF तैयार है हिस्ट्री का। जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि आप जो 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का जो रामबाण PDF है आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का। अगर डाउनलोड करने में सुविधा होगी तब आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। और यह जो भी मटेरियल है चार्जेबल है दोस्तों। जितना भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ पेमेंट लगेगा। पेमेंट काटने के बाद आपका आराम से डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर असुविधा होगी तब आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। अब एक बात और बता दूं, पूरा का पूरा हिस्ट्री का हैंड रिटेन नोट्स तैयार है। पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का, NCERT का सारा हैंड रिटेन नोट्स हिस्ट्री का मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। यह जो सीरीज संख्या 9 है दोस्तों,
स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैन्य पुरास्थल खोजे गए थे? सबसे अधिक पुरास्थल सैन्य पुरास्थल कहाँ खोजे गए हैं स्वतंत्रता के बाद? तो वह खोजे गए हैं गुजरात में। यह पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात राज्य में सबसे अधिक सैन्य पुरास्थल खोजे गए। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल लूथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटा, मालोगढ़, जुरोजदी और देसलपुर आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राजस्थान का प्रमुख स्थल कालीबंगा, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1950-53 में। हरियाणा के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल और सिसवल आदि है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल क्या हैं? तो आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास आदि हैं। पंजाब के प्रमुख स्थल क्या हैं? रोपड़, बाड़ा और संघोल आदि हैं। यह सभी हड़प्पाई स्थल हैं। प्रश्न संख्या 47 देखिएगा। सिंधु घाटी की लीप की सूचना प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी की लीप की सूचना कैसे प्राप्त होती है? तो मोहरों से प्राप्त होती है। विकल्प सी, मोहर पे ही सिंधु घाटी की लीप की सूचना प्राप्त होती है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सिंधु घाटी की लीप की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिलती है। इसके अतिरिक्त मृदभांडों, कुल्हाड़ियों, ताम्र पट्टिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 400 से 500 तक चित्राक्षर हैं। इसकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की ओर है। देखिए, कहीं कहीं दाईं से बाईं ओर मिली है, तो कहीं कहीं बाईं से दाईं ओर भी मिली है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 48 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया हड़प्पा में? तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। चित्राक्षर हैं, चित्र और अक्षर आदि हैं। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 49 देखिएगा। वह सैन्य पुरास्थल जहाँ झोंकर झांकर संस्कृति विकसित हुई है। तो झोंकर झांकर संस्कृति कहाँ विकसित हुई है? तो चनुद्रों में विकसित हुई है। विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिए। चनुद्रों सिंधु घाटी के बाएं तट पर स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी के बाएं तट पर क्या है? तो वह आपका चनुद्रों है। और दाएं तट पे क्या है? तो वह मोहनजोदड़ो है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। इसकी खोज 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी। चनुद्रों में सिंधु संस्कृति के बाद झूंकर झांकर संस्कृति विकसित हुई थी। प्रश्न 50 देखिएगा। झूकर झांकर संस्कृति एक है। तो झूकर झांकर संस्कृति क्या है? तो परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति। झूकर झांकर संस्कृति जो है वह एक परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। मतलब हड़प्पा काल के बाद की संस्कृति है। इसे परवर्ती हड़प्पी संस्कृति कहते हैं। यूपीजीआईसी में प्रश्न पूछा गया है ये। झूकर झांकर एक परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ कब्रगाह की भिन्न संस्कृति मिली और सिंधु में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, इसलिए इसे झूकर संस्कृति भी कहते हैं। प्रश्न 51 देखिए। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है। विकल्प डी। प्रश्न 52 देखिएगा। धौलावीरा से विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80 × 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर है। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता है। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। प्रश्न 52 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम नगर हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी नदी के तट पर है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तथा यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर क्या है? तो मोहनजोदड़ो है, चनुद्रों है, कोटदीजी है। सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैन्यकालीन कौन कौन से स्थल हैं? आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गाँव। आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गाँव जो हैं वह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल है सिंधु घाटी का। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 53 देखिएगा। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। आर डी बनर्जी ने। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। इसी स्थल से महान स्नानागार के साक्ष्य में मिले हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की जो लंबाई है 11.8 मीटर से 11.8 मीटर चौड़ा लंबाई है। चौड़ाई जो है 7 मीटर है और गहराई जो है 2.43 मीटर है। प्रश्न 54 देखिएगा। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? शक्ति के प्रतीक से संबंधित कौन सा पशु था? तो वह था वृषभ, मतलब बैल। विकल्प ए जो है सही है आपका। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था। प्रश्न 55 देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ था? तो किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ था? तो पश्चिम उत्तर में, मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। विकल्प सी जो है सही है। भारतीय
उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला है। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका खोज किया था, हड़प्पा के टीले का 1826 में। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853 में इसका सर्वेक्षण कराया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, 1912 में जे.एफ. फ्लीट ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों पर जे.एफ. फ्लीट ने 1812 में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया था। जे.एफ. फ्लीट ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। हड़प्पा सभ्यता के 1400 केंद्रों का खोजा जा चुका है, जिसमें से 80% सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। प्रश्न 56 देखिएगा, सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई थी। कैसे ज्ञात हुई थी सिंधु सभ्यता? अभिलेख से, साहित्य से, सिक्कों से या उत्खनन से? उत्खनन से ही प्रकाश में आया था सिंधु सभ्यता। तो विकल्प सी जो है वो सही आपका टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 57 देखिएगा, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो आरंभिक उत्खनन जो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। प्रश्न 58 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है। 13 जून 2019 को पूछा गया था प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों का पुनः अन्वेषण किया था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 59 देखिएगा, सिंधु घाटी के निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का भी ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को नहीं था। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांसा, टीन, तांबा का मिलाकर, कांसा जो होता था टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी चांदी व सोने से भी परिचित थे। चांदी को वह अफगानिस्तान, ईरान से मंगाते थे और सोने को दक्षिणी भारत से मंगाते थे। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर की हांसी का प्रयोग करते थे। ये पत्थर का जो हांसिया है ये आपका बुर्ज होम से मिला है, आयताकार हांसिया था। हड़प्पावासी चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना दक्षिणी भारत तथा अफगानिस्तान से आयात होता था। प्रश्न 60 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे ये बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जबकि सोना, चांदी, तांबा आदि से परिचित थे। यह भी प्रश्न आपका एनबीएस पीजीटी परीक्षा 13 जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न आप लोग को बताए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। घटना चक्र की जो बुक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट के लिए, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी नेट के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अगर यह बुक परचेज कर लेते हैं तो अलग बात मैटर है। यहाँ पर मैं आपको व्याख्या के माध्यम से अच्छी तरह से फुल सोल्यूशन के साथ बता भी रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीजीटी घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें इस बुक का फुल सोल्यूशन दिया जाएगा। और अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह बुक या इस बुक का जो वीडियो मैं आप लोग को दे रहा हूँ यह जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करते रहिएगा। रोज़ 3 या 4 वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। इस तरह से मेरा टारगेट है कि पूरा का पूरा मोटा नोट जो आपका बुक है इसको मैं कंप्लीट करा दूँ। 5500 ओवल लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जिनको भी हिस्ट्री का हैंड रिटेन नोट चाहिए किसी परीक्षा के लिए टीजीटी पीजीटी नेट के लिए तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट के लिए जो घटना चक्र की बुक आती है उसका पूरी सीरीज चल रही है और यह आपका 10वां भाग है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है जो इतिहास का है। बहुत ही बढ़िया रामबाण पीडीएफ है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट आदि के लिए। तो आप लोग वह पीडीएफ जरूर ले सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे देखिए। बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है। आपका कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है।
अगर असुविधा होती है तभी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। और इतिहास का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट के लिए पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ तक एनसीईआरटी भी क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे एनसीईआरटी का हैंड रिटेन नोट्स है। ज़बरदस्त पीडीएफ आपको मिलेगा। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो इसलिए जो सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चित्रांकित करता है, वह किस नदी पर है? तो मांडा किस नदी पर है? तो वह चिनाव नदी पर है। टीजीटी परीक्षा 1999 में प्रश्न आया हुआ है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिणी तट जो है दाइमाबाद है, और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पश्चिमी तट जो है वो दास नदी किनारे सुतकांगेडोर है, और सबसे पूर्वी स्थल क्या है? हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर। प्रश्न 62 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? सबसे प्रमुख विशेषता क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन। तो क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो नगर योजना, ये आप जानते ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना है। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिए, लोथल और सुरकोटदा से अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं। मतलब लोथल और सुरकोटदा से अलग अलग टीले नहीं हैं, बल्कि एक ही प्राचीर से दोनों टीलों को घेर दिया गया है। बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रेखा प्राचीर से घिरे हुए हैं। चंद्रद्रोण एकमात्र ऐसा नगर है जहां दुर्ग नहीं मिला है। धौलावीरा का नगर 3 भागों में बटा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो उसकी नगरीय योजना आप जानते ही हैं, जीआईसी परीक्षा 2012 में यह प्रश्न आ चुका है। प्रश्न 64 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है लोथल से। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर है जहां से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था। यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है, और जो मुद्रा है दोस्तों वह बेलनाकार है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिए, लोथल से पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष मिला है, मतलब बंदरगाह का साक्ष मिला है। लोथल से 3 युग्मित सौधान के साक्ष मिले हैं, 3 युग्मित सौधान के साक्ष मिले हैं, युगल सौधान मिले हैं 3, और कालीबंगा से 1 युगल सौधान मिला है, जिससे सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न 65 देखिएगा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है लोथल से। यह भी जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिला है? तो वह मिला है लोथल से मिला है, विकल्प सी। देखिए दोस्तों, इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा का पूरा मोटा बुक है घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट के लिए और हिस्ट्री के लिए है। ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी और नेट के लिए ज़बरदस्त बुक है इतिहास का। तो उसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और कंप्लीट करा भी दूंगा अगर भगवान ने चाहा तो, पूरा का पूरा। क्योंकि समय लगेगा, इसलिए हमने कहा भगवान ने चाहा तो, क्योंकि समय लगेगा, तो पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करते रहिएगा। प्रश्न 67 देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युगल सौधान प्राप्त हुआ है? तो युगल सौधान कहाँ से मिले हैं? तो वह मिले हैं लोथल से, विकल्प बी जो है सही आपका। कालीबंगा तथा लोथल से क्रमशः 1 या 3 युगल सौधान के उदाहरण मिलते हैं। विकल्प में दोनों स्थल दिए जाने के कारण अभीष्ट उत्तर का चयन नहीं किया जा सकता। प्रश्न 68 देखिएगा। लोथल और चंद्रोड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो वह था आपका मनका उत्पादन। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल से भी मिला है और चंद्रोड़ों से भी मिला है। तो बी जो है सही है। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये। लोथल गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि चंद्रोड़ जो है मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्व में स्थित है। लोथल चंद्रोड़ औद्योगिक केंद्र के रूप में विख्यात है। लोथल और चंद्रोड़ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मनका बनाने का कारखाना था। उत्खनन स्थलों में इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 69 देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर है? तो वह है मादर नदी के तट पर, विकल्प सी जो है सही है आपका। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद जिले में है। रंगपुर की खोज 1954 में SR राव ने की थी। यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। देखिए दोस्तों, बुक जो है बहुत ही मोटी है, और इसको कम से कम मेरा प्रयास रहेगा कि
16-17 अगस्त को आपका पीजीटी का परीक्षा है, यूपी पीजीटी का। तो तब तक मैं पूरा का पूरा यह बुक कंप्लीट कर दूं आप सभी लोगों के लिए। प्रश्न 17 देखिएगा, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे किससे बनते थे? पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंट से या पक्की ईंट से? तो पक्की ईंट से बनते थे, ये आप लोग जानते ही हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से अधिकांशतः घर पक्की ईंटों के बने होते हैं। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, सिंधु सभ्यता के मकान जो बनाए जाते थे ईंट से बनाए जाते थे, और ईंट का जो अनुपात था 4:2:1 ऐसे करके था ईंट का अनुपात। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता का अधिकांश घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कुएं का साक्ष्य मिला है सिंधु सभ्यता में, नहरों का भी साक्ष्य मिला है एक जगह, और इस तरह से साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 71 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे है। विकल्प बी जो है सही आपका टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की जो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है हड़प्पा सभ्यता की वह 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। यह भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आलमगीरपुर की जो खोज किए थे 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। प्रश्न 72 देखिएगा, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो वह हिंडन नदी के किनारे है। विकल्प बी जो है सही आपका जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 73 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या है? तो पूर्वी सीमा क्या है? तो वह है आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है। प्रश्न 74 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विकल्प ए जो है वह आपका सही है, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्रों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती की जाती थी। सर्वप्रथम मेहरगढ़ पुरा स्थल पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। यह विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सैंधो सभ्यता की मुख्य फसल थी, इस कारण यूनानी क्षेत्र में इसे सिंडन कहा जाता था। प्रश्न 75 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, लोथल जो है आपका गुजरात में है, कालीबंगा जो है आपका हरियाणा में नहीं है, यही आपका राजस्थान में है, रोपड़ जो है पंजाब में है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो विकल्प सी जो है वह आपका सुमेलित नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधो सभ्यता के नीचे प्राग सैंधो संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुल 15 हर सीरीज में कम से कम 15-16 प्रश्न ही रहेंगे। और अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो भी सीरीज आप लोग को मिल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिएगा। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है वह हिस्ट्री का ही है, जो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए और नेट के लिए बहुत ही रामबाण है। तो वह पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अगर आपको पेमेंट करने में किसी प्रकार की सुविधा होगी तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटेन नोट्स तैयार है, पूरा का पूरा 7 हैंड रिटेन नोट्स आपको पीडीएफ मिलेंगे हैंड रिटेन नोट्स के। तो जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। क्योंकि दरअसल बात क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीरियस भी नहीं होते हैं, उनको लेना भी नहीं मटेरियल, लेकिन फालतू में समय जाया करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग समझदार हैं, यह काम करिएगा। और यह बुक मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बुक है। यह बुक किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखिए टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और नेट आदि के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आपको बुक बिल्कुल पढ़नी चाहिए। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का बुक चल रहा है। और यह बुक किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और नेट आदि के लिए, जिनका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं। और यह भाग 11 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक जरूरी सूचना और देना चाहूँगा कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, बिल्कुल ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के हैं।
तो उसमें बहुत ही बढ़िया है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट आदि के लिए। तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे तो आपका कुछ पेमेंट काटेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है पेमेंट करने में तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। आपकी जो भी सहायता हो जाएगी वो हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटेन नोट्स तैयार है, पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ तक कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स, बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल विशेष टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि के लिए। तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो कौन सुमिलित नहीं है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से, सुमिलित है। हड़प्पा सभ्यता का जो तट नगर है वह है लूथल, सुमिलित है। सबसे विशाल हड़प्पाकालीन स्थल हड़प्पा। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन, तो यही जो है आपका सुमिलित नहीं है। विकल्प डी जो है सुमिलित नहीं है। हालांकि देखा जाए तो विकल्प सी भी सुमिलित नहीं है, क्योंकि हड़प्पा काल का जो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है वह मोहनजोदड़ो है। लेकिन उस हिसाब से विकल्प डी जो है वो सही है, हालांकि सी और डी दिया है, तो वही मैं बोला हूँ कि सी और डी दोनों सुमिलित नहीं है। सबसे विशाल हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो है, अतः विकल्प सी सही है। सही सुमिलित नहीं है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, न कि काले रंग का बर्तन, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 77 देखिएगा, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह कालीबंगा से है। पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया 2013 में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य मिला है। एक साथ दो फसलें उगाते थे कालीबंगा के लोग। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों के बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा में भवन जो है, देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो भवन है पक्की ईंटों के बने हैं, जबकि कालीबंगा में जो भवन है वह कच्ची ईंटों के बने हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 78 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 79 देखिएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो वह था लोथल। लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत एवं नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। लोथल भोगवा एवं साबरमती की नदी के संगम पर स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में स्थित भोगवा नदी के तट पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मतलब बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है। फारस की खाड़ी की जो मुद्रा है वह बेलनाकार है। प्रश्न 80 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है। तो वह है अन्नागार। अन्नागार है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 81 देखिएगा, इसका व्याख्या भी दे सकते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है या अन्न कोठार है। इसकी जो अन्नागार की जो लंबाई चौड़ाई है 45 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। अन्नागार 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, मतलब 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा यह है। कभी कभी फिट में भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। तो मार्शल जो पुरातत्वविद थे उन्होंने महान स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक विशाल आश्चर्यजनक निर्माण बताया। मोहनजोदड़ो के यचार क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। प्रश्न 81 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल भारत में क्या है, वह है राखीगढ़ी। और वर्तमान जो अनुसंधान हुए हैं उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वह राखीगढ़ी है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा मोहनजोदड़ो ही माना जाता है, लेकिन तत्काल अनुसंधान में यह जानकारी मिली है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद यह कहा गया है, लेकिन तत्कालीन अनुसंधान में यह राखीगढ़ी को माना गया है। लेकिन हालांकि अब प्रश्न पत्रों में मोहनजोदड़ो ही माना जा रहा है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल क्या है, धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सिंधु पुरास्थल महानगर माना जाता है। तो वह है राखीगढ़ी।
हड़प्पाकालीन नगरों पर कौन शासन करता था? कौन शासन करता था हड़प्पाकालीन नगरों पर? तो शासन व्यवस्था अज्ञात थी, कोई जानकारी नहीं कि हड़प्पा में कौन शासन करता था। राजा शासन करता था, या पुरोहित राजाओं का शासन था, या व्यापारियों का अल्पतंत्र शासन था, या फिर सैनिक तंत्र था? कौन सा यह अभी जानकारी नहीं है। तो टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया है। हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं होगी। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी है। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर था। तो हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था, मतलब बनियों के हाथ में था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि व्यापारिक काम ज़्यादा हड़प्पा में होते थे। प्रश्न 84 देखिएगा, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो वह मिलता है हड़प्पा काल से। स्वास्तिक चिन्ह जो है वह हड़प्पा काल की देन है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं कि स्वास्तिक चिन्ह जो है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों का एक पवित्र सांकेतिक चिन्ह है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों, मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण मिलते हैं। यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनों में समान रूप से पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। सैंधव सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये भूत, प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे सैंधव सभ्यता के लोग। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के पुरास्थलों में बहुत सी अग्निवेदियाँ मिली हैं, यानी अग्निकुंड मिले हैं। तो गुजरात में लोथल से अग्निकुंड मिला है और राजस्थान के कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता में किसी प्रकार के मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। हालांकि बनावली जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार में, वहाँ से कुछ मंदिर जैसा साक्ष्य मिला है हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादातर यह जानकारी है कि मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्रश्न 85 देखिए, घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है। विकल्प डी जो है सही है। बीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अवशेष अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। आमरी से बारहसिंगा साक्ष्य मिले हैं। आमरी जो है हड़प्पाकालीन एक स्थल है जो यह पाई जाती है, क्या बोलते हैं, सिंधु नदी किनारे है आमरी, और यहाँ से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, और भी बहुत सारा चीज़ मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी का छड़ प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा की खोज 1964 में जगपत जोशी ने किया था। प्रश्न 86 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से, विकल्प ए। प्रश्न 87 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं? घोड़े की हड्डियाँ जो मिली हैं सुरकोटदा से मिली हैं। घोड़े की हड्डियाँ, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 88 देखिएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा स्थल माना जाता है? तो वह माना जाता है लोथल। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल लोथल, यह सिंधु और हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं यहाँ पर, देख लीजिए। लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। लोथल से रंगाई कुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चनोदड़ों की भांति मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। प्रश्न 89 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मनका निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो यह निर्माण देता है चनोदड़ो से। चनोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहाँ से मनके निर्माण के कारखाना मिले हैं। चनोदड़ो से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। तो यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 90 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से कौन एक धोलावीरा में स्थित है? धोलावीरा नामक नगर है, यह हड़प्पा सभ्यता का एक तत्कालीन बड़ा नगर था धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो यह धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। विकल्प डी जो है आपका सही है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है। इस स्थल की खोज 1967-68 में जगपत जोशी ने की थी, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धोलावीरा का नगर जो है आयताकार है। धोलावीरा का जो नगर है वह आयताकार है। यह नगर 3 भागों में विभक्त है, किला, मध्यम नगर और निचला नगर। यह 3 भागों में विभक्त है यह पूरा नगर। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। धोलावीरा का जल प्रबंधन जो है अद्वितीय है। धोलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड और मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त पीडीएफ है। और हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटन नोट्स तैयार है। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। और घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट के लिए प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा का पूरा मोटा बुक मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर इस पूरे बुक को अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो टीजीटी पीजीटी नेट के लिए समझिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आप लोगों के लिए। चाहे कोई भी टीजीटी पीजीटी हो और कोई भी नेट हो, हिस्ट्री का, मैं हिस्ट्री के विषय की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट की बुक चल रही है, यह हिस्ट्री की है और आज 12वां सीरीज है दोस्तों, 12वां भाग है। अगर इसके लिए पहले का भाग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे, आपका कुछ पेमेंट लेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। हिस्ट्री का पूरा ऑल हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण पीडीएफ आपको मिलेगा हिस्ट्री का, जो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट आदि के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण होगा। तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो आइए 12वां भाग है घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट का, देखते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए प्रश्न संख्या 91 देखिएगा। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशाल काय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष धौलावीरा के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। लोथल से वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका मिली है। लोथल एवं कालीबंगा से दोनों ही अग्निवेदिका मिली है। 3 युगल सावधान भी लोथल से मिले हैं, जबकि 1 युगल सावधान जो मिला है कालीबंगा से मिला है। यह बात ध्यान रखिएगा। पूर्ण हाथी दांत इत्यादि साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास मिला है। विशाल स्नानागार मिले हैं। कांस्य की नग्न महिला मूर्ति मिली है। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। प्रश्न संख्या 92 देखिएगा। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जो जमाव है वह किस संस्कृति से संबंधित है? तो विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद, बीरा का अर्थ होता है कुआं, जिसके आधार पर इसका नाम संभवतः धौलावीरा पड़ा। धौलावीरा के टीलों की खोज 1967-68 में करने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी को जाता है। ज्ञातव्य है कि धौलावीरा के न्यूनतम प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। और धौलावीरा से संबंधित कुछ अलग साक्ष्य भी हैं, जैसे अनेक जलाशयों के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। त्रिस्तरीय नगर योजना का पता चला है। निर्माण में पत्थर के साक्ष्य भी धौलावीरा से मिले हैं। प्रश्न 93 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? तो ये धौलावीरा है। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 94 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो ये धौलावीरा में पाई गई है। धौलावीरा में पाई गई खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहाँ से पाई गई है? धौलावीरा से। यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने गुजरात के कच्छ जिले के धौलावीरा में 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है। प्रश्न 95 देखिएगा। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यह आपका आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। वैदिक सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य न था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। जिस काल के लिए लिखित साधन उपलब्ध हों एवं जिसमें मानव सभ्य बन गया था, ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। जिस काल के लिए लेखन कला के प्रमाण हों किंतु या तो अपपुष्ट हों या फिर उसकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन हो, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यह आप अंतर तो जानते ही हैं। प्रश्न 96 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सी थी जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट प्राप्त हुआ है, मतलब एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो वह लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। और यह लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो किसने कहा था? पिगट ने कहा था। पिगट नामक एक विद्वान थे जिन्होंने यह बातें कही थी। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। लोथल के
पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इस गोदीवाड़ा के उत्तरी भाग में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार है जिसमें जहाज प्रवेश करते थे। यह जो गोदीवाड़ा था इसमें 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिसके होकर जहाज प्रवेश करते थे। लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। अब मुद्रा कैसी है? बेलनाकार है। लोथल से युग्मित सावधान मिले हैं, युगल सावधान मिले हैं लोथल से, और 3 युगल सावधान मिले हैं लोथल से। लोथल से एक भांड का ऐसा चित्र बना हुआ है जहाँ पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन है। मतलब एक मृदभांड मिला है लोथल से जहाँ पर चालाक लोमड़ी जैसा कुछ अंकन है इसमें। प्रश्न 97 देखिएगा, नौदा, टोली, एरन, नागदा की मालवा संस्कृति किस हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण है? तो यह है हड़प्पा पश्चात की संस्कृति का, मतलब ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण है। और यह नौदा, टोली, एरन और नागदा संस्कृति कहाँ की है? यह मध्य प्रदेश की संस्कृति है, मालवा संस्कृति। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ था। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणी संस्कृति या कैलकुलोथिक संस्कृति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की आती है, पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में। नौदा, एरन, टोली, नागदा की मालवा संस्कृति जो कि एक ताम्रपाषाणी संस्कृति है, काल हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। प्रश्न 98 देखिएगा, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में से कौन दायमाबाद निधि से सम्मिलित है? तो अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में से कौन दायमाबाद निधि से संबंधित है? तो कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। यह आपका दायमाबाद संस्कृति से लिया गया है। कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी यूपीजीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। दायमाबाद से उत्तर हड़प्पा के बाद के ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य मिले हैं। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। दायमाबाद के घर वर्गाकार, आयताकार व वृत्ताकार होते थे। दायमाघर के जो घर होते थे आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार आदि होते थे। और दायमाबाद कहाँ है? अहमदनगर में। दायमाबाद से कुत्ते, कुबड़दार सांड की मूर्ति, रथ चलाते हुए मनुष्य और सांड, गैंडे आदि की हाथी की आकृति तांबे की मिली है। दायमाबाद के प्रथम कालखंड में बस्तियों के बीच ही सावधान भी मिले हैं। प्रश्न 99 देखिएगा, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे सिंडन कहते हैं। सिंडन, विकल्प सी। सर्वप्रथम कपास की कृषि हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ था। यूनानी कपास को सिंडन कहते थे। रोजदी के निचले स्तरों से छोटी ज्वार और रागी, और सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरा, और वहीं से कुछ परवर्ती काल में ज्वार और सोरगम के प्रमाण भी मिले हैं। लोथल से चावल के अवशेष और रंगपुर से धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 100 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो वो है सुरतगई। सुरतगई जो है वह हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प में दिया गया है सुरतगई हड़प्पा स्थल हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अफगानिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाव नदी के किनारे अखनूर के निकट मांडा में है। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर दायमाबाद है। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल दास नदी किनारे कांगेडोर है, और उत्तर प्रदेश में जो स्थल है वह हिंडन नदी किनारे है, आलमगीरपुर में। प्रश्न 101 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन युग में सुमिलित नहीं है? तो धौलावीरा की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। बिल्कुल। लोथल की खोज बीके थापर ने किया था, यह आपका सही नहीं है। हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी, सुरकोटदा का जगपत जोशी। लोथल की खोज जो किए थे रंगनाथ राव किए थे, तो यही सही नहीं है। तो विकल्प बी जो है आपका इसमें रहेगा। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, धौलावीरा का रंगनाथ राव, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। सुरकोटदा का किसने किया था? जगपत जोशी ने किया था। जबकि लोथल का बीके थापर ने नहीं बल्कि एसआर राव ने किया था। प्रश्न 102 देखिएगा, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? हड़प्पा के जो लोग थे उनके सामान्य बर्तन जो थे मिट्टी की अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन थे, और जो मिट्टी के लाल बर्तन थे उनमें काले रंग से डिजाइन की गई होती थी। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। हड़प्पावासी सामान्य घरेलू उपयोग में मिट्टी के बर्तन जो अच्छी तरह से पकाए गए होते थे उनमें चित्रांकित कलाकृतियां बनी हुई थी बहुतायत प्रयोग में लाते थे। इसका प्रमाण लोथल से प्राप्त मिट्टी के बर्तन से भी होता है। प्रश्न 103 देखिएगा, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? भगवानपुरा से मिले हैं, भगवानपुरा से। और यह जो है विकल्प बी है भगवानपुरा, यह आपका हरियाणा में है। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों।
भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में कई पर्वतीय हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के पर्वतीय हड़प्पा स्थलों में से जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं उनमें आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिले हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित धूसर पात्र अर्थात प्रिंटेड गे वेयर अवशेष में शामिल हुए हैं। रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पाई स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे। अधिकांश पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता स्थल देहाती बस्तियां ही हैं। प्रश्न 104 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में नीचे दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित है ये बताना है। तो गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, बिल्कुल सही है। गार्डन चाइल्ड मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है विदेशी आक्रमण से हुआ है। और लेस्टैन कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, ये भी सही है। डेलिस कहते हैं ये भौगोलिक घटनाक्रम के अनुसार हुआ है। तो कौन सी में सुमिलित है ये बताना है आपका। तो इसमें सुमिलित चारों हैं। डेलिस कहते हैं भौगोलिक घटनाक्रम के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। और बी एन मिश्रा कहते हैं भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। तो ये चारों के चारों बातें जो हैं सही है, मतलब विकल्प डी जो है वो आपका सही है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चंद्रोड़ो और एस.आर. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना है। मैके ने बाढ़ को कारण माना है। यह सब आप लोग देख सकते हैं। और व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आयोग के आक्रमण को माना है, मतलब विदेशी आक्रमण को माना है। अमेरिकी इतिहासकार के.आर. केनेडी ने मलेरिया जैसी महामारी के कारण सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। रूसी विद्वान एम. दिमित्रिदेव अदृश्य गाज मतलब भौतिक रासायनिक विस्फोट को इस सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो यह भी सब सारी बातें हैं। प्रश्न संख्या 105 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, आपको बता दिए। तो यह आपका देखिए गार्डन चाइल्ड ने किया था, मार्टिमर व्हीलर ने किया था और मैकी आदि ने किया था, लेकिन यह कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह इसीलिए स्टार लगा हुआ है यहाँ पर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट ने किया था। सर जॉन मार्शल एवं एस.आर. राव का मानना था कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। मार्शल ने भी कहा सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। मैकी ने भी कहा था सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषित वातावरण के कारण नगरीकरण का अंत हो गया, अतः कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी चाहिए मटेरियल वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा टीजीटी, पीजीटी, नेट्स आदि के लिए। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और आप कॉल बिल्कुल मत करिएगा, मैसेज ही करिएगा। और 55 ऑनलाइन क्वेश्चन का रामबाण वीडियो तैयार है, आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी, पीजीटी, नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह आपका 13वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी, पीजीटी, नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं टीजीटी के, पीजीटी के, नेट आदि के, वह सब एक जगह आप लोग को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। 13वां भाग है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है घटनाचक्र की, जिसकी सीरीज मैं लाया हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है। हिस्ट्री का नोट्स, हिस्ट्री का पीडीएफ है। जिनको भी डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका कुछ पेमेंट लगेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। और साफ साफ ये भी बता दें आपको कि हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ तक कि क्लासेस से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे। जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल दोस्तों है वह चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो जो लोग सीरियस होंगे वो लोग संपर्क कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 106 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ के स्थलों से सबसे अधिक नारी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठाया हुआ दिखाया गया है। इसकी दाहिनी तरफ एक हाथी और बाघ और बाईं तरफ गैंडा और भैंसा है। और नीचे जो है यह हिरण के भी चित्र मिले हैं। प्रश्न 107 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पूजा करते थे तो वह पशुपति की पूजा करते थे।
प्रश्न 108 देखिएगा, किस हड़प्पाई स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 109 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो विष्णु जी की नहीं होती थी। आद्य रूप शिव की पूजा होती थी, माता देवी की पूजा भी होती थी, पीपल की पूजा भी होती थी, लेकिन विष्णु जी की नहीं होती थी। तो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में यह भी पूछा गया प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसी प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पुरुष देवता, आदि रूप और लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक वृक्ष प्रतीक में पीपल की पूजा, पशुवाद की पूजा आदि होती थी, जबकि विष्णु वैदिक कालीन देवता माने गए हैं, इनकी पूजा नहीं होती थी। प्रश्न 110 देखिएगा, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था सिंधु काल में। और स्वास्तिक जो चिन्ह है यह आपका हिंदुओं का, बौद्धों का, जैनों का, तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण यह चिन्ह है, पवित्र चिन्ह है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों, मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं। यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। प्रश्न 111 देखिएगा, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो शैव धर्म का प्रारंभ जो हुआ था यह हड़प्पा काल में हुआ था। पीजीटी परीक्षा 2013 में यह पूछा गया प्रश्न है। शिव से संबद्ध धर्म को शैव कहा जाता है। शिव और उससे संबंधित धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सिंधु सभ्यता की खुदाई से मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है, जिसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण और 3 मुख है। सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की है। अनेक स्थलों में कई शिवलिंग भी प्राप्त होते हैं। इससे सूचित होता है कि यह भारत का प्राचीनतम धर्म है। प्रश्न 112 देखिएगा, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? पुरोहित की आकृति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। यूपी जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र प्राप्त हुआ है। पुरुष की दाईं ओर चीता और हाथी और बाईं ओर गैंडा और भैंसा का चित्र है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 113 देखिएगा, कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? तो चांदी, सोना, तांबा तो ज्ञात था, लेकिन लोहा का ज्ञान सिंधुवासियों को नहीं था। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी या धातुओं से मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। प्रश्न 114 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? तो कौन सी धातु लोथल से नहीं मिली है? तो वह सोना जो है वह लोथल से नहीं मिला है, जबकि चांदी, तांबा और कांसा जो है लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सागरवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। लोथल से सोना धातु के बारे में जानकारी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि शेष अन्य धातुओं से प्राप्ति लोथल से हुई है। प्रश्न 115 देखिएगा, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? तो सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? तो गेहूं और जौ जो है सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। गेहूं और जौ जो है सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ है, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न है। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं और जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का ज्ञान भी था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, बनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। लोथल से आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। तथा सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों, मुहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन भी मिलता है। इसे पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि के अंकन भी प्राप्त हुआ है। प्रश्न 116 देखिएगा, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए हैं, तो कौन सा 2 अस्थायी उपहार प्राप्त हुआ है? तो यह आप लोग देख लीजिए, गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता का ही देना गेहूं और कपास की खेती। यह टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर खुदाई से प्राप्त सूती वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर कपास की खेती का प्रारंभ किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। गेहूं यहाँ एक प्रमुख खाद्यान्न है। यहाँ गेहूं की 2 प्रजातियाँ ट्रिटिकम कम्पेट्स और एस्फेरोकोकम उगाई जाती थी, जिसका पैदावार आज भी पंजाब में होता है। तो यह अपने आप में बड़ी बात है। प्रश्न 117 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की जाती थी? तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की जाती थी, मतलब मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा? तो यह गेहूं जो है यह नहीं आयात की जाती थी। बाकी सब चीज़ें सुमेरियों द्वारा आयात की जाती थी ईरानी पठार से।
NBS PGT परीक्षा 2017 में पूछा गया यह प्रश्न है। 2019 में 17 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ था ये। सुमेरियों द्वारा ईरान के पठार से फिरोजा, क्लोराइड या लाजुली के अलावा कीमती वस्तुओं का आयात किया जाता था, परंतु गेहूं के आयात की कोई जानकारी यहाँ नहीं प्राप्त होती है। प्रश्न 118 देखिएगा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन थी? तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया यह भी प्रश्न है। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट की सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत है। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं है। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वरन एक रूपता भी है। सुमेरियों में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरों और चूल्हे भी मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण में श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों और श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरियों और क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। प्रश्न 119 देखिएगा, सबसे लास्ट प्रश्न इस सीरीज का, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार चिन्हित है? तो छोटा नियतकालीन बाजार किस शब्द में है? हट्टिका। हट्टिका का मतलब होता था छोटा बाजार, नियतकालीन बाजार जो एक निश्चित समय पर होता था उसे हट्टिका कहते हैं। तो NBS PGT परीक्षा 2019 में पूछा गया यह भी प्रश्न है। प्राचीन भारत में हाट शब्द का प्रचलित रूप है हट्टिका। यह बाजार के लघु रूप का स्मरण करता है जो नियतकालीन व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में बाजार लगने का दिन, समय, स्थान सब कुछ निर्धारित होता था। इस तरह के बाजार आज भी लगते हैं, आपको पता ही होगा। तो यह आप लोग देख लिए कि यह आपका 13वां सीरीज था, यह आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्न थे। सभी प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे और कुल 119 प्रश्नों की यह पूरी सीरीज थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी। और सबसे बड़ी बात है 119 प्रश्नों की सीरीज ही नहीं थी बल्कि इसमें कई व्याख्या थे, बहुत सारे व्याख्या थे। तो आप समझ सकते हैं कि यह सीरीज आप लोग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। घटनाचक्र TGT PGT के लिए, नेट आदि के लिए यह बुक आप लोग को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। तो घटनाचक्र TGT PGT नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। और देखिए जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में 119 सारगर्भित प्रश्न की व्याख्या के साथ मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, वैसे अब अगला सीरीज जो होगा वो वैदिक काल का होगा। वैदिक काल में भी कम से कम लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, 150 के करीब प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से वैदिक काल भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो रहा है यह बात आप जान लें कि वह किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। TGT में, PGT में और नेट आदि के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वह सभी आए हुए प्रश्न हैं। तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी अगर आप घटनाचक्र को लेकर चलेंगे TGT PGT नेट आदि के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि 5500 ओवल लाइनर क्वेश्चन का जो रामबाण PDF है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बढ़िया PDF है TGT के लिए, PGT के लिए, नेट आदि के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको भी हिस्ट्री का नोट चाहिए वह लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा दोस्तों, कॉल बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि कॉल करने से दिक्कतें होती हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि शेयर करने से मनोबल बढ़ता है और हम आप लोग को अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।